हेलो स्टूडेंट्स, एएसएल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले कई दिनों से सामाजिक विज्ञान है जिसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस विषय में आपके 10वीं क्लास में लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 एक किताब है जिसके हम लगभग समाप्ति की तरफ पढ़ रहे हैं। 2 या 3 अपने चैप्टर इसके बचे हैं। आप 9th क्लास में आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, इस क्लास में भी आपने सत्ता की साझेदारी पढ़ी, संघवाद पढ़ा। आपने ये जाना है किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के मध्य। किस प्रकार आपने समानता विभाजन को पढ़ा। किस प्रकार आपने देखा कि विविधताओं में एकता किस प्रकार होती है, सब चीज़ आपने देखी। और ये जो लोकतंत्र होता है, इस लोकतंत्र की स्थापना में राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब हमारे क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ नहीं होता। मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये मतलब होता है कि कोई भी कानून अगर बनता है तो सीधे जनता उसको पेश करती है, जनता उस पर वोट डालती है। क्योंकि हमारे देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व में दूसरे नंबर पे हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ स्थापित करना असंभव है। तो लोकतंत्र की किस फॉर्म को यहाँ पर स्थापित किया गया? यहाँ पर स्थापित किया गया है प्रतिनिधि लोकतंत्र को। मतलब जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि निर्धारित किया जाता है जो कि जनता के लिए शासन करता है। जैसे आपने विधायक का नाम सुना होगा, वो आपका प्रतिनिधि है ना। वो आपके प्रति उत्तरदायी है। ऐसे सांसद का सुना होगा, लोकसभा वाले का, वो आपका प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर आपके प्रतिनिधि आपकी तरफ से कानून बनाते हैं, वो उसको क्रियान्वयन कराने का काम करते हैं। अब देखिए, जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक दल ही तो चुनाव लड़ते हैं और अपन इनको ही तो वोट डालकर जिताते हैं। आप ये जानते हैं ना, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता है? वहां के बहुमत दल का नेता होता है। मतलब जिस दल का बहुमत आता है। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? केंद्र में या लोकसभा में जिस भी बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। मतलब संविधान में भी ये बात लिखी हुई है कि जिस दल का बहुमत आएगा उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसी राजनीतिक दल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब मैंने फिर बताया कि राजनीतिक दल जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लोकतंत्र के लिए आवश्यक होती है। राजनीतिक दल क्या होते हैं? लोकतंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। ये आवश्यक है कि अगर लोकतंत्र को फलना फूलना है, आगे बढ़ना है, तो वह राजनीतिक दल हों। और सिर्फ एक नहीं, एक से अधिक हों, ताकि उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो सके, वो अच्छी से अच्छी नीतियां जनता को बता सके। और जनता के पास भी विकल्प हो कि यदि कोई राजनीतिक दल सही काम नहीं कर रहा है तो वो उसे बदल कर उसकी जगह दूसरे किसी राजनीतिक दल को सत्ता सौंप सके, ताकि जनता की भलाई के लिए काम हो। आइए हम इस पाठ की अब यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है राजनीतिक दल की? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? देखिए, हमारा जो देश है आप जानते हैं उसमें साक्षरता बहुत कम है। तो इस संविधान के तत्वों की उनको जानकारी बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कई लोग तो लोकतंत्र का मतलब ही ये समझ लेते हैं कि साहब राजनीतिक दल ही लोकतंत्र हैं, कहीं पर पार्टीज का होना ही लोकतंत्र है, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं। उनके लिए ये बात तो दूसरी है कि भाई ये पार्टियां जो हैं वो आपके प्रति उत्तरदायी हैं। उनके लिए तो ये बात ही बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई दल हैं, हम हमारी मर्जी से किसी दल को जिताकर वहां की सत्ता दे सकते हैं। तो उन लोगों के लिए तो लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल का होना है। वो आगे की चीजों के बारे में कि भाई जनता के लिए जनता का शासन जो है वो लोकतंत्र होता है, ये उनके लिए परिभाषा बहुत दूर की बात है। उनके लिए तो क्या है, हाँ भाई हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं और वो हमारे वोटों से जीतते हैं, इसलिए यही लोकतंत्र है। सामान्यतः लोकतंत्र इसी बात को वो लोग जानते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर बताई गई है। अब राजनीतिक दल क्या होते हैं? चुनाव लड़ने का काम करते हैं और क्या करते हैं, वो सत्ता हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। आगे चलिए, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह या संगठन होता है जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इनकी और इसके लिए वो अपनी नीतियां बनाते हैं। इनकी नीतियां किसी विशेष वर्ग के लिए एकीकृत मतलब हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखकर बनाई जा सकती हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी की विशेष समूह के लिए झुकाव वाली नीतियां हो सकती हैं, या विशेष किसी पद्धति के लिए
झुकाव हो सकता है, मान लो जैसे समाजवाद की तरफ झुकाव है। कोई पार्टी कहे कि साहब हम तो गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगे, तो ये उसकी तरफ झुकाव हो गया। कोई पार्टी बोले कि साहब हम क्या करेंगे, हम अब उद्योगों के लिए काम करेंगे, तो उसकी तरफ झुकाव हो गया। या फिर कोई पार्टी बोले कि मैं इस जाति विशेष के लिए काम करूंगा, तो ये उसका हो गया। तो इन पार्टीज का एक एजेंडा होता है जो हमको दिखाई देता है। और वैसे ये पार्टी क्या होती है, सर्वसाधारण के लिए काम करती है, सभी के लिए काम करती है। इस प्रकार की नीतियां बनाती है कि सभी लोग उससे संपन्न हो, लेकिन ये किसी विशेष तत्व की तरफ झुकी हुई हो सकती है। आइए देखते हैं। और हाँ, किसी भी राजनीतिक दल जो होता है उसके कुछ तत्व होते हैं, ठीक है, उसके कुछ हिस्से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? किसी भी राजनीतिक दल में एक नेता जरूर होता है, ठीक है, और उसके सक्रिय सदस्य होते हैं, पार्टी के सदस्य भी होते हैं। उसके अलावा उसके अनुयायी या समर्थक होते हैं। आप कहते हो ना साहब मोदी जी हमारे नेता हैं, ठीक है, उसके अलावा बीजेपी में और कौन है? हाँ, और कई नेता उसमें और हैं, जैसे निर्मला सीतारमण है, ठीक है, अमित शाह हैं, तो वो क्या हैं? उसके सदस्य हैं पार्टी के। और उनके अनुयायी और समर्थक कौन होते हैं? मान लो आपके घर में आपके माता पिता हैं, उनको नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी लगती है, तो वो क्या है? उनके समर्थक हैं। वो आपके किसी मिलने वाले को कहते होंगे साहब मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्हीं को वोट दो, ठीक है। तो ये काम भी हमको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं अब हम। राजनीतिक दलों के कार्य, कि राजनीतिक दल क्या काम करते हैं। पहला काम तो क्या हुआ राजनीतिक दल का? चुनाव लड़ना सबसे पहला काम है, क्योंकि चुनाव लड़कर ही तो राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है? अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। मतलब अमेरिका में क्या होता है कि जो दल के सदस्य और समर्थक होते हैं, वो समर्थक मिलकर ही क्या करते हैं, अपने अनुयायियों का या अपने जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं जो चुनाव लड़ेंगे उनका निर्धारण करते हैं। जबकि भारत में क्या होता है, वो पार्टी निर्धारित करती है कि इस क्षेत्र से ये आदमी चुनाव लड़ेगा। मान लो आपके क्षेत्र में चुनाव होता है, तो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टी आपके यहाँ है, वो पार्टी डिसाइड करेगी कि इस क्षेत्र से किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, ठीक है। आप थोड़ी डिसाइड करोगे। मान लो आप बीजेपी के अनुयायी हो, बीजेपी के सपोर्टर हो, तो आप बोलो साहब हमको तो ये आदमी चाहिए। अगर इस प्रकार खड़ा होना होता है तो वो अमेरिका में होता है। वहाँ लोग बोल देते हैं अनुयायी जो होते हैं साहब हमारे लिए तो इसको खड़ा करो। हमारे यहाँ क्या होता है, पार्टी अपना नेता खड़ा करती है इंडिया में, और फिर हम उसको वोट देते हैं, ये होता है। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों को चुनते हैं। अब देखिए इसके बारे में बताऊं कि कोई भी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो उससे पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम किस किस प्रकार के कार्य करेंगे। इसको चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं। बीजेपी ने भी घोषणा की। जैसे बीजेपी के 2014 के अपन जो घोषणा पत्र को देखें तो उसमें क्या क्या बातें थी। धारा 370 को हटाना उसमें एक बात थी, ठीक है। राम मंदिर बनाना एक बात थी, ठीक है। और 3 तलाक को खत्म करना उसमें एक बात थी। एक उसमें बात यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करना, ये बात थी। तो ये कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखी। सामान्यतः क्या होता है, कोई भी पार्टी जब भी आती है तो कुछ वादे करती है और उन वादों को लिखित रूप में जनता के सामने देती है। आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कहा कि अगर काला धन आता है तो सबको 14-14 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले। कई विरोधी पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टी, इसका मजाक उड़ाती है। लेकिन मोदी जी ने ये बात अपने चुनावी घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी, ये तो एक भाषण के दौरान उन्होंने बोली थी। चुनावी घोषणा पत्र में जो उन्होंने चीजें लिखी वो क्या थी, वो मैंने आपको अभी बताई। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 को हटाना हुआ, तो वो बातें, उन पर तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हो कि साहब आपने जब चुनाव लड़ा तब ये बातें बोली थी, अब आपने करी कि नहीं करी। अगर आप एक ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जो एक प्रगतिशील लोकतंत्र है, जहाँ के आप प्रगतिशील मतदाता हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपना घोषणा पत्र देती है। मान लो उस पार्टी को बहुमत मिल गया, वो पार्टी सत्ता में आ गई, तो आप उसका घोषणा पत्र उठाइए और फिर उस पर टिक लगाइए, साहब आपने आने से पहले, चुनाव जीतने से पहले हमसे ये 4 5 6 वादे करे थे, अब इनमें से आपने कितना पूरा करे। अगर वो करते हैं तो उस हिसाब से उनके कार्यों का मूल्यांकन करें और अगली बार फिर उनको वोट दें,
ठीक है, तो कहीं भी जब पार्टी होती है तो वो चुनाव से पहले घोषणा करती है, अपनी नीतियां बताती है कि हम इस नीति पर काम करेंगे, इस प्रकार के काम करेंगे। ये बात इसमें आपको बताई गई है, राजनीतिक दल का एक कार्य है। आगे चलिए। पार्टियां देश में कानून निर्माण करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कैसे? चुनाव जीतकर पार्टी जो है वो सत्ता में आती है, और जब वो सत्ता में आती है तो लोगों के लिए क्या बनाती है? कानून बनाने का काम करती है। अब एक तो पार्टी वो होगी जो चुनाव जीतकर सत्ता में आएगी, और दूसरी पार्टी चुनाव हार कर विपक्ष में बैठेगी। वैसे पार्टियां जरूर नहीं दो ही हों, कई और भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः एक तो सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी होगी, और दूसरी उससे कम सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी होगी। तो जिसको बहुमत मिल जाता है उसकी तो सत्ता बन जाती है, उसकी तो सरकार बन जाती है, ठीक है। और जो बचता है वो विपक्षी दल के रूप में बैठ जाता है, विपक्ष में बैठ जाता है। बोलते हैं ना सब, कांग्रेस विपक्षी दल है। तो सत्ता में बीजेपी है अभी, और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस की पार्टी है। तो जब भी कोई कानून बनता है तो सत्ता पक्ष उस कानून को संसद में रखती है, फिर उस पर चर्चा होती है, विपक्ष भी अपनी राय रखता है और सत्ता पक्ष भी अपनी राय रखता है, फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में वो बिल पास होता है तो वो कानून बन जाता है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष का भी योगदान है, क्योंकि चर्चा में तो दोनों ही भाग लेते हैं। तो सत्ता पक्ष भी भाग लेगा चर्चा में और विपक्ष भी भाग लेगा, इसलिए किसी भी कानून को निर्माण करने में इन राजनीतिक दलों की भूमिका होती है, क्योंकि ये अपने जो नीतियां हैं उनके अनुसार बहस करते हैं, और बहस करने से किसी भी कानून का एक परिष्कृत रूप, एक साफ रूप हमको देखने को मिलता है। क्योंकि जब भी किसी चीज पर चर्चा होती है, जब भी किसी चीज पर बहस होती है, तो उसमें छिपी हुई कमियां बाहर आती हैं, और उस कमियों को बाहर लाने के लिए विपक्षी दल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी जानते हो ना, भारत में जो कानून निर्माण करती है वो संसद करती है, और संसद की कार्यवाही को आप सीधे टीवी पर देख सकते हो, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, दो चैनलों के माध्यम से। ठीक है, तो आपकी तरफ से आपके प्रतिनिधि जो होते हैं वो आपकी बात वहां रखते हैं। आगे चलिए। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। नीतियों और बड़े फैसलों को मानने के लिए निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। अब देखिए, सरकार बनाने के लिए कौन आते हैं? राजनीतिक दल ही तो होते हैं जो सरकार बनाते हैं, ठीक है। और वही दल क्या करते हैं? फिर नीतियों का निर्माण करते हैं। बता ही चुका हूं आपको कि जब भी चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है, किसी एक दल को बहुमत मिलता है, और वो बहुमत दल प्राप्त करने वाला आदमी सरकार चलाता है, और नीतियां जो संसद के समक्ष पेश करता है वो मंत्री करते हैं। आगे चलिए। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष होते हैं, मैंने आपको बताया। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। अगर मान लो अलग राय रखने वाला इंसान पैदा नहीं हो तो एक निरंकुशता आ जाती है, ठीक है, कि यार जो भी है हम ही है, जैसा बना देंगे हम सही बना देंगे। लेकिन विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष पक्ष की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है, लगाम लगाती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी मनमाना कानून ना बना दे, इसके लिए विपक्षी दल का होना आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करती है। मतलब सरकार की अगर गलत नीतियां हैं, सरकार के खिलाफ है, तो एक जनता में इस प्रकार का माहौल बनाती है, एक संगठित माहौल, कि सरकार जो भी सत्ता में है इसकी नीतियां कुछ गलत हैं। आगे चलिए। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दे को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज की विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जनमत संग्रह इकट्ठा करने में। अब आप बोलेंगे जनमत संग्रह क्या? आप जब भी चुनाव आते होंगे विभिन्न प्रकार की रैलियां देखते होंगे, कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैली करी, या फिर वर्तमान उदाहरण की मैं बात करूं तो अभी राहुल गांधी जो कि विपक्ष में है वो क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? वो इस उद्देश्य से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि वो अपने लिए जनमत संग्रह जुटा सकें। कांग्रेस के वे वोटर जो उन्हें वोट देना बंद कर चुके हैं, या कभी उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो वो इस पहल से, इस कार्य के द्वारा उन्हें कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बता सके, और अपने खोए हुए या फिर नए वोटर प्राप्त कर सके।
और लोगों का जो विश्वास है वो जीत सके। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ताकि वो अपनी पार्टी को सत्ता में वापस ला सके। और दूसरी तरफ जब चुनाव होंगे तब क्या होता है, नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह जी हुए, ये क्या करते हैं, विभिन्न चुनावी रैलियां करते हैं, उसमें अपनी नीतियों को बताते हैं कि हम इस नीति पर कार्य करेंगे, और एक विशाल जनसमूह को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और क्या करते हैं, एक जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत का मतलब जानते हो, जन मतलब लोग, मतलब उनका वोट, एक तरह से जनमत संग्रह, लोगों के वोटों का संग्रह अपनी तरफ करना जनमत संग्रह कहलाता है। ठीक है। और किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के मत प्राप्त करके ही आप सत्ता में आ सकते हो। दूसरा और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि साहब एक तानाशाही हुई, आपने क्या करा, सैनिक शासन हुए, और उसको जो शासक है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उसको हटाए और खुद बैठ गए, तो लोकतंत्र बचा ही नहीं। वो तो क्या हो गया, एक तरह से तानाशाही होगी, सैनिक तंत्र हो गया। ठीक है। अगर लोकतंत्र है तो वहां पर जनता के संग्रह ही सर्वोपरि है। आपने पढ़ा है ना कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। और जनता किसको वोट देगी, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। तो जनता के दिमाग में अपनी नीतियों को बिठाना और उसके प्रति जनता का रुझान उत्पन्न करना, यही जनमत संग्रह कहलाता है। और चुनाव में के जो भी पार्टियां इसको अधिक करने में सफल होती हैं, वो चुनाव जीत जाती हैं, क्योंकि उन्हें अधिक वोट मिलते हैं। ठीक है। आगे आइए। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों को पहुंचाते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी योजना अगर लाते हैं तो उस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, इसका काम करते हैं। इसकी दो वजह हैं, क्योंकि एक तो भारत क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, लोगों के कल्याण के लिए वो काम करता है। तो कोई भी राजनीतिक दल यदि सत्ता में आता है तो ये निश्चित रूप से वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, क्योंकि भारत का जो राज्य है वो है ही लोक कल्याणकारी राज्य। दूसरा क्या हुआ, कोई भी पार्टी अगर अपनी कोई योजना निकालती है जो जनता की भलाई के लिए होती है निश्चित रूप से, तो वो अधिक से अधिक उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी, ताकि उन लोगों को उस पार्टी का काम दिखाई दे कि साहब इस पार्टी ने हम लोगों के लिए बहुत भलाई का काम किया। अभी मान लो मोदी जी ने क्या करा, सबके लिए बीमा करवाया, स्वास्थ्य बीमा करवाया। तो मोदी जी हर जगह आकर बोलेंगे साहब हमने आप सब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा करवाया है, हमने सब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कराया है। अखबार में बड़े बड़े ऐड आएंगे, टीवी में आपको ऐड दिखाया जाएगा, साहब प्रधानमंत्री ने क्या करा है, कोई बीमा स्कीम लागू करी है। तो इस प्रकार क्या है, जो भी योजनाएं होती हैं वो जन साधारण तक ये राजनीतिक दल पहुंचाते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, लोगों का इस राजनीतिक दल के प्रति विश्वास बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है, और इसके द्वारा ये राजनीतिक दल सत्ता वापसी की कोशिश करते हैं। अभी मान लो बीजेपी जो है ये कोई भी स्कीम लागू करती है, योजना लागू करती है, तो उसका अधिक से अधिक प्रचार करेगी, ताकि लोगों को पता चले कि इन्होंने काम करा है, और उस काम के एवज में कि साहब ये पार्टी बढ़िया काम करती है, वो दोबारा वोट मांगेगी। और दोबारा वोट मांग कर क्या करेगी, सत्ता में दोबारा आने की कोशिश वो करेगी। ठीक है। आगे चलिए। राजनीतिक दल की जरूरत। राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, सब लोकतंत्र में तो राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। क्यों, मान लो राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी सदस्य निर्दलीय खड़े होंगे, कोई दल ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में किसी एक विशेष योजना के लिए कोई काम करेगा नहीं। कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतेगा, अगर सब निर्दलीय हैं तो चुनाव जीतने के बाद सत्ता किसकी स्थापित होगी, किसी की भी नहीं। और जो व्यक्ति चुनाव जीत कर आया है तो सिर्फ अपने उस क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होगा, वो पूरे देश के लिए तो उत्तरदायी होगा ही नहीं। तो इतने विशाल देश में अगर सब व्यक्ति निर्दलीय खड़े हो जाएं तो ये तो लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसके लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत आवश्यक है। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। मैंने बताया ना आपको, आपके प्रतिनिधि आपकी जगह पर शासन करते हैं। ठीक है। आपने किसी को वोट देकर जिताया तो वह व्यक्ति आपकी जगह वहां शासन करता है आपकी तरफ से। ठीक है। विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधि को साथ करने की जरूरत होती है, ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनाने और नीतियों का समर्थन में विरोध करने के लिए
उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं, राजनीतिक दल उनके पूरा करते हैं। राजनीतिक दल किसी भी पार्टी की इस प्रकार की जरूरत हो कि अंकुश लगाना हो, तो उसमें काम कौन करते हैं? फिर राजनीतिक दल करते हैं, उसके जो नेता होते हैं वो करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं। मैं पहले ही उसमें लिखा चुका हूं कि साहब राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। आपके आ जाए सब क्वेश्चन कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य शर्त है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इनके बिना लोकतंत्र संभव ही नहीं है। आप खुद देख लो, चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है। अब एक ही पार्टी है तो वही जीतेगी, फिर लोकतंत्र क्या हुआ? वो तो उसका जीतना तय है। दूसरी पार्टी वहां पर जीत ही नहीं सकती, तो फिर उसी पार्टी का जीतना तय है। तो फिर क्या हुआ? जरूरत क्यों हुई? पहली तो साहब सारे ही निर्दलीय खड़े हो जाएंगे। दूसरा, प्रतिनिधित्व शासन के लिए भी जरूरी है, तभी जाकर तो लोकतंत्र स्थापित होगा सही ढंग से। आगे चलिए। कितने राजनीतिक दल, ठीक है भाई, कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं, कितने राजनीतिक दल जरूरी होते हैं? अब राजनीतिक दलों की जो एक तरह से संख्या है वो हर जगह अलग अलग है। मैंने चीन की बात की, वहाँ एक है, ठीक है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहाँ मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल हैं, द्विदलीय व्यवस्था है। ऐसा ही कुछ रूप हमको अमेरिका में भी देखने को मिलता है। और भारत में भी मैं एक बात करूं तो अगर अपन इतना इतिहास उठाकर देखें तो केंद्र की मैं बात करूं तो सत्ता में मुख्य रूप से दो प्रमुख दल ही रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बाकी ये बात जरूर है कि एक निश्चित समय के बाद विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उठाव आया, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इस तरह की कई पार्टी जो है उनका उदय हुआ है, जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए एक वक्त ऐसा आया 2014 से पहले, जब स्पष्ट बहुमत की सरकार हमको बनती हुई नहीं दिख रही थी। ये चलन को तोड़ा नरेंद्र मोदी ने आकर 2014 के बाद, ठीक है। लोकतंत्र में नागरिकों को कोई भी समूह चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में राजनीतिक दल बनाता है, ठीक है। ऐसा राजनीतिक दल क्यों बनते हैं? सरकार बनाने के लिए, ठीक है, संगठित रूप से। इस आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से ऐसे सवाल उठाए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल हैं, ठीक। क्या लिख रहा है? औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से ऐसे सवाल उठता है, ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र राजनीतिक दल हैं, कि लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक दल है। आगे आइए। भारत में ही चुनाव आयोग की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। अगर मैं भारत में बात करूं कि अब कोई भी दल है, तो उस दल को दल की मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग प्रदान करता है। ऐसे में भारत में 750 से ज्यादा ऐसे दल हैं जो क्या हैं? पंजीकृत हैं। और हर दल का क्या है? एक चुनाव चिन्ह होता है। और चुनाव आयोग की दृष्टि में तो सभी दल बराबर हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? उनको पंजीकृत करता है, उनके लिए चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल है, एक ही दल को गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होते। मतलब एक ही दल है तो वही फिर जीतता है। कहीं सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, ठीक है। अगर कोई एक ही दल है, उसको कोई विद्रोह करने वाला नहीं है, तो सीधी सी बात है कि क्या होगा? वही वहां पर चुनाव जीतेगा और सरकार चलाएगा फिर, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? अब देखिए, जहां पर संघात्मक व्यवस्था होती है ना, वहां पर क्या होता है कि केंद्र में दल होता है जो पूरे केंद्र पर शासन करता है, लेकिन वहां पर संघात्मक व्यवस्था होने के कारण हर राज्य में भी अलग सरकार होती है। तो ऐसा दल जो केंद्र पर स्थित होता है वो राष्ट्रीय दल होता है, और वो केंद्र के साथ साथ सभी इकाइयों पर भी शासन करता है, सभी राज्यों पर भी उसका शासन होता है। जैसे मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सेंटर में काम करते हैं। उसके अलावा उनकी नीतियां आपके राज्य पर भी लागू होती हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आपके हो, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई सी भी पार्टी हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के साथ साथ क्या है, उस राज्य के भी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। लेकिन कई पार्टियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष के लिए होती है। इनका जो राष्ट्रीय दल होता है, उनको किस प्रकार निर्धारित किया जाता है वो आगे मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार होता है। लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो किसी निश्चित क्षेत्र में ही होती हैं, उनको क्षेत्रीय दल बोलते हैं। और ऐसी पार्टीज जो कि सेंटर लेवल पर होती हैं, लोकसभा का चुनाव में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो वो पार्टियां क्या कहलाती हैं? राष्ट्रीय दल कहलाती हैं। जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि विश्व की संघीय व्यवस्था चलाने वाले लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक ही इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और
अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल, भारत में भी यह स्थिति है। ठीक है, कौन कौन से दल होते हैं जो सिर्फ या तो एक ही इकाई में अस्तित्व रखें या संघ और इकाई दोनों में अस्तित्व रखें? और भारत में भी ऐसा है। कई पार्टीज ऐसी हैं जो संघ में है और राज्यों में भी है। राजस्थान का मैं उदाहरण लूँ तो कांग्रेस है, मध्य प्रदेश का उदाहरण लूँ तो बीजेपी है। तो बीजेपी सेंटर में भी है और राज्यों में भी है। तो ऐसी पार्टियां हैं ना जो राज्य, केंद्र राज्य और दोनों में है। जबकि मैं बात करूं आम आदमी या तृणमूल कांग्रेस की, जो पश्चिम बंगाल में है खाली, तो वो कुछ क्षेत्र विशेष में हो जाती है खाली। आगे चलिए, कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। मैंने कहा ना, ऐसी पार्टी जो पूरे देश में फैली हुई हैं, वो पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनमें लड़ती हैं, अच्छा प्रदर्शन करती हैं। उसके अलावा कई राज्यों में भी उनकी सरकारें होती हैं, जैसे कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआईएम, है ना, बहुजन समाज पार्टी, कई ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल भी। और उन सभी पार्टीज के बारे में अभी हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे भी कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी जो है वो प्रांतीय क्षेत्रीय पार्टी है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी कि किसको किस क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, किसको क्षेत्रीय दल कहते हैं, किसको राष्ट्रीय दल कहते हैं। ठीक है, वो अभी अपन देखेंगे। पर कुल मिलाकर देखें तो सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो निर्देश दे देगी उसको मानना तो जरूरी है। हाँ, उनके जो विषय अलग दे रखे हैं प्रांतों को, उन पर वो कानून बना सकती है, उन पर अपनी नीतियां रख सकती है। मैंने बताया ना कि भारत में शक्तियों को 3 सूचियों के माध्यम से बांटा हुआ है। वो सूचियां कौन कौन सी है? पहली, संघ सूची। दूसरी, राज्य सूची। और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। कौन बनाता है? केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सूची पर कौन बनाता है? सरकार, राज्य सरकारें। राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकारें। ठीक है, और समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा? दोनों। अब जो विषय संघ सूची में है, जैसे रक्षा हुआ, विदेश नीति हुई, ये वगैरह संघ सूची में है, तो इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और इन विषयों पर जो कानून है वो पूरे देश में लागू होंगे, चाहे वहां पर किसी भी दल की सरकार हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नियम बना दिए वो फिर सभी के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कुछ दल उसको माने, कुछ दल उसको नहीं माने, ऐसा नहीं है। अगर वहां पर केंद्र सरकार ने नियम बना दिए हैं तो वो नियम निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से वहां पर पूरे देश पर लागू होंगे। ठीक है, राज्य सूची ऐसे विषय हैं जैसे कृषि हुआ, पंचायती राज हुआ, ये इस तरह के विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और राज्य सरकार जो कानून बनाती है, ये कानून पर्टिकुलर सिर्फ उसी राज्य पर लागू होता है जिस राज्य सरकार ये कानून बनाती है। जैसे हम देखते हैं कि कई राज्यों में पंचायती राज 2 स्तरीय है, कई राज्यों में 3 स्तरीय है, कई में 1 स्तरीय भी है, कई में 4 स्तरीय भी है। तो यहाँ पर पंचायती राज जो है, इस पर कानून बनाना राज्य सूची का विषय है। तो इस पर वहां की सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून बना देती हैं, और ये कानून सिर्फ उसी क्षेत्र पर लागू होगा। मान लो राजस्थान की कोई सरकार ने कानून बनाया है तो वो सिर्फ राजस्थान में लागू होगा। एमपी की सरकार ने यदि कोई कानून बनाया है तो वो सिर्फ एमपी में लागू होगा। इसीलिए वो क्या है? राज्य सूची का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यदि कोई नियम बनाया है तो वो पूरे देश में ही लागू होगा, चाहे राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो ये यहाँ पर समझने की बात है कि केंद्र सरकार ने यदि कोई कानून बनाया है तो वो तो पूरे ही देश में लागू होगा। लेकिन राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर जो राज्य सरकारें कानून बनाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य में, उसी राज्य के लोगों पर लागू होता है, दूसरे राज्य में वो लागू नहीं होता। और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का क्या मतलब है कि इसमें जो विषय लिखे हुए हैं उन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी स्थिति में केंद्र और राज्य में टकराव हो जाता है कानूनों में, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। ठीक है,
और तुम्हारी किताब में एक और बात लिख रही है कि ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं आता, उस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, जो कि अवशिष्ट या अपशिष्ट सूची के रूप में हम जानते हैं। जैसे साइबर क्राइम हुआ, कंप्यूटर आधारित जो क्राइम है वो इनमें नहीं है, और उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है, अवशिष्ट सूची के रूप में। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? आगे चलिए। अब हम अभी आपको राष्ट्रीय दल पढ़ा रहे थे, ठीक है, नेशनल पार्टीज। तो कौन कौन सी राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला कौन सा है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, इसमें क्या है? यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य थी, और किन्हीं कारणों की वजह से, उनकी नीतियों से असमर्थ होकर या अपनी पार्टी में कमजोर स्थिति को देखते हुए, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, और बहुत अच्छा प्रदर्शन वो अभी भी कर रही हैं। वर्तमान में भी पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ठीक है, और ये पार्टी कब बनी? 1998 में बनी। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अच्छा, एक बात और देखो, मैं आपको बता दूं अगर इसमें हो तो, कि किस पार्टी को राष्ट्रीय दल कहते हैं और किस पार्टी को राष्ट्रीय दल नहीं कहते, क्षेत्रीय दल कहते हैं। अब देखना, आयोग सभी दलों को समान मानता है, और बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जैसे कांग्रेस का कमल है, कांग्रेस का जो है वो हाथ है, और बीजेपी का कमल है। ठीक है, जिनका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकते हैं। मतलब कांग्रेस से जो व्यक्ति चुनाव खड़ा होगा वही हाथ के निशान को रख सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। ऐसे दल जिन्हें चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त होती है वो मान्यता प्राप्त दल होते हैं। ठीक है, वैसे मान्यता तो चुनाव लड़ने के लिए जो निर्धारित तय कर लेते हैं उन सभी को होती है। तो ऐसे दल जो चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त होते हैं उन्हें मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई भी दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। अब आप बोलोगे साहब चुनाव आयोग ने निर्धारित कर लिया, तो किस पैमाने पर, किस पैरामीटर पर ये निर्धारित करा कि ये मान्यता प्राप्त दल हैं और ये मान्यता प्राप्त दल नहीं है? तो वो पैमाना, वो पैरामीटर यहाँ पर दिखाया गया है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीट जीत दर्ज करती है, तो वो अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती है, उसे मान्यता मिल जाती है। क्या करे? जब चुनाव हो किसी भी राज्य में तो वहां पर कुल मतों का 6% प्राप्त करे। कितना? कुल मतों का 6%। और मिनिमम कितनी सीट जीते? 2 सीट जरूर जीते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा फिर? उस राज्य में वो क्या हो जाएगा? एक मान्यता प्राप्त दल हो जाएगा। अब आपने बोल दिया सब राज्य का तो आपने बता दिया, राष्ट्रीय दल का भी बता दो। तो उसमें क्या है? अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का, अथवा चार राज्यों में, चार राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% हिस्सा हासिल कर लेती है, और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीट जीत दर्ज करती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, कितनी सीट प्राप्त करे? 4 सीट प्राप्त करे। अब मैं आपको एक बार और बता दूं, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल कौन सा होगा? कुल वोट का 6% प्लस कितनी? कम से कम 2 सीट जीते। ठीक है, देखो यही तो लिखा हुआ है ना, कि कम से कम 2 सीट जीते। अगला देखो, राष्ट्रीय दल। अच्छा, ये जो क्षेत्रीय दल बनेगा ना, ये वहां के विधानसभा के चुनाव में चाहिए। कुल वोट किसके? विधानसभा के कुल वोट का कितना चाहिए? 6%। राष्ट्रीय दल के लिए क्या चाहिए? लोकसभा या
चार राज्यों की चार राज्यों की विधानसभाओं के मतों का 6% प्लस लोकसभा में कम से कम 4 सीटें क्या हो, विजय हो। देखना, राष्ट्र क्षेत्रीय दल बनने के लिए क्या चाहिए, वहां का जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें 6% मत प्राप्त करो और 2 सीटें जीत जाओ, तो आप क्या बन जाओगे, वहां पर एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल मिल जाओगे। आपको एक निश्चित चुनाव चिन्ह मिल जाएगा जिस पर आप अपने निश्चित मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि को खड़े कर सकते हो। कोई और फिर उस चुनाव चिन्ह से खड़ा नहीं हो सकता। आप जो निर्धारित करोगे वही व्यक्ति खड़ा होगा, और चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करेगा, चुनाव आयोग करेगा। राष्ट्रीय दल की मैं बात करूं तो क्या करना है, लोकसभा का जब चुनाव होता है या फिर चार राज्यों का जो चुनाव होता है उसमें वोटों का 6% प्राप्त करे और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें वो जीते। ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये सब बताया कि जो तृणमूल कांग्रेस है उसकी 1998 में क्या हुआ, 1 जनवरी 1998 को स्थापना होती है, लेकिन 2016 में जाकर वो ये राष्ट्र दल की जो शर्त होती है, कौन सी शर्त, ये शर्त जो है राष्ट्रीय दल की, वो 2016 में जाकर पूरी करती है और उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा 2016 में आकर प्राप्त होता है। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। पुष्प और तन पार्टी का क्या है, राजनीतिक सिंबल है, प्रतीक है, जैसे कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का कमल है, उस प्रकार से। और इन सब के फोटोज जो हैं वो आपकी बुक में है, तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। मतलब निरपेक्षता की ये लोग बात करते हैं कि क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है और भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। ठीक है, 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। सन 2011 से अभी तक ममता बनर्जी जो हैं वो सत्ता में वहां पर है। अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और त्रिपुरा में भी इनकी उपस्थिति है, वहां भी ये ठीक ठाक मत प्राप्त कर लेते हैं। 2014 में हुए आम चुनाव में से 3.84 वोट मिले और 34 सीटों पर जीत दर्ज हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ठीक है, 2014 में क्या हुआ, 34 सीटों पर जीते ये लोकसभा के चुनाव में, और इस तरह चौथी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हुई, तृणमूल कांग्रेस हुई। आगे आइए, बहुजन समाज पार्टी, मतलब बीएसपी। अब बहुजन समाज पार्टी जो है वह स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठित हुई। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी जो है ये दलितों के उत्थान की बात करती थी और जो पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी बात करती थी। बहुजन समाज पार्टी जिसके दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास करती थी, उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी। ये कहती थी साहब के जो भी पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए सत्ता स्थापित करेंगे और तुम्हारी भले के लिए कार्य करेंगे। मैंने कहा ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, राजनीतिक दल जो है, इनका एक विशेष नीतियां होती हैं, किसी विशेष नीति के प्रति झुकाव होता है, तो ये उसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती हैं और उसी एजेंडे के आधार पर ये अपना एक जनमत संग्रह स्थापित करने की कोशिश करती हैं। आगे चलिए, महाराज महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं के से प्रेरणा लेती है ये पार्टी। दलितों और कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी को मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा कहाँ इसका, उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। ठीक है, पार्टियों के समर्थन के द्वारा गठबंधन सरकार के रूप में इसने 4 बार सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। इस दल को 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 4% मत मिले, लेकिन एक भी सीट ये प्राप्त नहीं कर पाई। आगे चलते हैं,
अगली कौन सी आती है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, जो कि पिछले 2 बार के चुनावों से क्या है, पिछले 2 बार से के चुनावों से ये सत्ता में, इस केंद्र की सत्ता में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये पुराने जनसंघ जो पार्टी थी, उसी के एक विस्तृत रूप में या आगे के रूप में इसको देख सकते हैं। पुराने भारतीय जनसंघ में, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत के बनाने के लक्ष्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति में इसकी अवधारणा में संस्कृति राष्ट्रवाद या हिंदुत्व का एक तत्व शामिल है। बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी भी कहते हैं। पुरानी जो भारत की संस्कृति है, उसको ये आधार में लेकर, उसको अपनी विचारों के आधार में लेकर ये पार्टी काम करती है। पार्टी जम्मू और कश्मीर के को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है, और जिसके लिए इन्होंने धारा 370 को भी हटा दिया, और ये इनके चुनावी घोषणा पत्र में भी था। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है। यह देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। देखिए, अब समान नागरिक संहिता, ये जो शब्द लिखा है, मैं इसको बता देता हूं भाई इसमें क्या होता है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ये क्या चीज है? देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत में स्थित सभी धर्मों के लोगों के लिए एक प्रकार का कानून हो। किस स्थिति में एक प्रकार का कानून हो? पहला, विवाह। दूसरा, तलाक। तीसरा, उत्तराधिकार। और चौथा, गोद लेना। मतलब ये 4 नियम हैं। कौन कौन से? विवाह के कानून, तलाक के कानून, उत्तराधिकार के कानून और गोद लेने के कानून। ये पूरे देश में सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे होने चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? समान नागरिक संहिता बोलते हैं। वैसे तुम्हारे बुक में नहीं है, पर 2 केस, सरला मुदगल केस और शाहबानो केस, इन दोनों केसों में न्यायालय जो है ये कह चुका है कि भारत इसको समान नागरिक संहिता को लागू करा जाए। लेकिन चूंकि समान नागरिक संहिता किस में है? नीति निदेशक तत्व में है, और नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थात यदि कोई भी राज्य इनका पालन नहीं करता तो इस पर न्यायालय के शरण में नहीं जाया जा सकता। नीति निदेशक तत्व हैं ये, मतलब नीति बनाने के लिए निर्देश करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। लेकिन किसी राज्य को, भारत का जो राज्य है, केंद्र या राज्य, किसी को भी ये बाध्यता नहीं है कि इनको माने ही सही। लेकिन हाँ, जब भी कानून बनाए तो उनको ध्यान में रखे सिर्फ ये है, उन्हें मानना या ना मानना वहाँ की सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए इनको नीति निदेशक तत्व कहते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो जनता के लिए हैं, और नीति निदेशक तत्व सरकार को निर्देशित करने के लिए होते हैं। समान नागरिक संहिता क्या है? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना। बीजेपी का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें लिखी हुई चीजों में से अब यही बचा है एक, जिसका नंबर आना बाकी है। बाकी तो वो कर चुके हैं। देखिए, पहले देश में उत्तर और पश्चिम तक शहरी इलाकों तक सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में भी अपना आधार बढ़ाया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई थी, और वर्तमान में अभी भी ये पार्टी क्या है? सत्ता में हासिल है। और नरेंद्र मोदी इसके एक बहुत ही चर्चित, बहुचर्चित चेहरे हैं, जिनके नाम पर इस पार्टी को बहुत अधिक सफलता मिल रही है। आगे देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसको बोलते हैं, 1925 में गठित, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के ये लोग क्या है? समर्थक है। अब मार्क्सवाद को सुन लीजिए कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद क्या है।
ध्यान से सुनना, ये बातें आपके बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मार्क्स क्या कहते थे? मार्क्स कहते थे कि जो अपना समाज है इसमें दो वर्ग हैं, एक धनी वर्ग है और एक वो वर्ग जो धनी वर्ग के लिए काम करता है, मतलब कि मजदूर वर्ग है। एक अधिक पैसे वाला है और एक गरीब है। मार्क्स कहता है कि गरीब अमीर लोग क्या करते हैं, पूंजीवादी परंपरा में क्या होता है कि ये अमीर लोग जो हैं ये इन गरीबों का शोषण अधिक से अधिक करते हैं अपना लाभ अधिकतम करने के लिए। लाभ लाभ अधिकतम करने के लिए गरीबों का शोषण करते रहते हैं। इससे अमीर तो और अमीर और गरीब और गरीब होता जाता है। ये अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है ये बहुत बड़ी हो जाती है। तो मार्क्स कहता है कि सभी व्यक्तियों को समान रहने का अधिकार है। देश के संसाधनों का, राष्ट्र के संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि ये अमीर और बीच की खाई को कम किया जाए। यही मार्क्सवाद है, यही लेनिनवाद है। ये समाजवाद की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं। यही मार्क्सवाद और यही लेनिनवाद है। सुनना क्या है? धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोधी हैं। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजबूत वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। ठीक है ना, किसानों और गरीबों की बात मैंने कहा। जो 1964 की फूट जिसमें माकपा इससे अलग हुई के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति में है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% मत प्राप्त हुए और एक सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को एक साथ लाने के पक्षधर हैं। भाई सभी जो वामपंथी दल हैं, अच्छा, ये वामपंथी और दक्षिणपंथी का मतलब क्या है? वामपंथी जो होते हैं ये नई तरह की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, भाई बदलाव आना चाहिए, बदलाव के पक्षधर होते हैं। जबकि दक्षिणपंथी यथास्थितिवादी होते हैं कि जैसी स्थिति है वैसी ही रहनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि साहब सभी जो वामपंथी है उनको एकजुट होने की जरूरत है, जो बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है, आगे आइए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, है ना, इसको क्या बोलते हैं? सीपीआई एम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखना, वही मार्क्सवाद और लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद। मार्क्सवाद की मैंने बात बोली थी ना, मार्क्सवाद क्या कहते हैं कि अमीरी और गरीबी की जो बीच की खाई है इसको कम करो। अरे मार्क्सवाद तो क्रांति की बात भी करते हैं। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? ऐसे लोग जो मजदूर हैं जिनका शोषण हो रहा है और अमीर उनका अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं, तो उनसे बोलते हैं कि हे श्रमिकों तुम खड़े हो जाओ, श्रमिकों तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। इस तरह की बातें मार्क्स करते हैं कि क्रांति करो और ये जो अमीरों का, धनिकों का जो शासन है इसको गिरा दो और समाज में समानता स्थापित कर दो, क्रांति लाकर समाजवाद स्थापित कर दो। ये जो धनिकों का पूंजीवाद है ना, जिसमें पूंजी की अधिकता होती है, जो व्यक्ति चाहे जितना कमा सकता है, जिसकी जितनी क्षमता हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, इस पूंजीवाद का एक ही नुकसान ये होता है कि धनिक और धनिक और गरीब होता जाता है। ऐसी स्थिति में मार्क्स कहता है कि जो श्रमिक हैं तुम उठ जाओ, संगठित होकर ये जो धनिक लोगों का तंत्र है, जो पूंजीवाद है, इसको हटा दो और समाजवाद स्थापित कर दो, ताकि ये जो कमजोर वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं, इसमें क्या स्थापित हो सके, एक समानता स्थापित हो सके। इसीलिए लेनिन और मार्क्सवाद क्या करते हैं? समाजवाद के समर्थन करते हैं, समर्थक हैं। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। धर्मनिरपेक्षता मैंने बता ही दिया, राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है। समर्थन तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। सांप्रदायिकता मतलब अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे धर्म को बेकार मानना, इस चीज का। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को, यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय सहायक और उपयोगी मानते हैं कि चुनावों के द्वारा क्या है, आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित होगा। गरीबों, कारखानों मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है, क्योंकि ये पार्टी ही यही कहती है गरीबों के लिए काम करती है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुफ्त आवाजाही की अनुमति देने की वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचना करती है। पश्चिम में लगातार 34 वर्षों से शासन में है। 2014 के चुनाव में इन्हें करीब 3% वोट और लोकसभा में 9 सीटें हासिल हुई। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी जो है, ये पूरे राष्ट्र स्तर पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। इसलिए क्या है, ये सब मैं जो तुमको पढ़ाऊँ ये राष्ट्रीय दल है ना। आगे चलिए। नेशनल
इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ये तो आज़ादी के पहले से काम कर रही है और इनको स्थापित करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ था। जब तुम इतिहास पढ़ोगे तो उसमें इसके बारे में सब कुछ पढ़ोगे ही सही। आमतौर पर जो पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, यह दुनिया की सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुआ है। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। आधुनिकता लाए। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा। लोकतांत्रिक मतलब जो देश पर शासन करेगा उसको लोग जनता सुनेंगे। गणराज्य मतलब जो भारत का राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति, वो भी वंशानुगत नहीं होगा, उसका भी क्या होगा, निर्वाचन होगा। 1971 तक लगातार, फिर 1980 से 1989 तक इसने देश में शासन किया। 1989 के बाद इस दल का जन समर्थन में कमी आई, पर अभी भी यह पूरे देश में समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझान से मध्य मार्गी, ना तो वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है, ना ये तो ये पूरी तरह वामपंथी है ना ये पूरी तरह दक्षिणपंथी है, एक तरह से मध्य मार्गी है। ठीक है, आगे आइए। इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। मतलब ये सभी धर्मों के सम्मान की बात करती है। कमजोर वर्ग जो होते हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन समुदाय के हितों की ये बात करती है। ठीक है, आगे आइए। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थन करती है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस थी और उसके साथ उसके साथी घटक थे, उनकी सरकार रही। लेकिन 2014 के बाद से ये लोग अपने अभी सत्ता से बाहर बाहर हैं और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। आगे चलिए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आइए देखते हैं इसमें क्या है। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में इनकी आस्था है। ठीक है, यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है, कि सरकार के जो प्रमुख पद हैं इनमें भारत में जो पैदा हुए नागरिक हैं, भारत में जन्म लेने वाले हैं, उनको देने के लिए समर्थन करती है। महाराष्ट्र के प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भी भागीदारी रही है। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से साझेदारी रही है। नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस, शरद पवार का आपने नाम सुना होगा। आगे चलिए। क्षेत्रीय दल, अभी तक जो हमने पढ़ा वो कौन सी थी, राष्ट्रीय दल थे। और राष्ट्रीय दल को कौन मान्यता देती है, चुनाव आयोग देती है। उसके लिए आवश्यक क्या होता है कि या तो लोकसभा के चुनाव में या कम से कम 4 राज्यों के चुनाव में क्या करे, 6% मत प्राप्त करे, और कम से कम 4 लोकसभा सीटें ये जीते। अगर ये योग्यता वो रख लेते हैं तो चुनाव आयोग उनको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे देता है, मान्यता प्राप्त दल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे क्षेत्रीय दल आते हैं। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए से ये पार्टियां क्षेत्रीय ही हों, क्योंकि इनमें से कई ऐसी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है। इनमें से कुछ अखिल भारतीय स्तर पर भी हैं, उन्हें कुछ क्षेत्रों में सफलता मिल पाई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयां हैं। ठीक है, आपने नाम सुना ना, कौन कौन सी पार्टियों की बात हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी। समाजवादी पार्टी का तो आपने अभी नाम सुना होगा, मुलायम सिंह यादव जिनका देहांत हुआ है, उनकी समाजवादी पार्टी। तो इनका पूरे भारत के स्तर पर कई जगह इनकी शाखाएं हैं, लोग हैं जो समर्थन इनका करते हैं। इनका प्रभाव न सिर्फ क्षेत्र बल्कि राज्य में भी, देश में भी कई स्थानों पर है। सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशन फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। ये अपने क्षेत्र में अपनी पहचान को लेकर काफी बढ़ चढ़कर कार्य कर रही हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इनमें से भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है, क्योंकि जब ये क्षेत्रीय दल हैं, ये क्षेत्रीय दल चुनाव जीतकर संसद में पहुंचते हैं तो संसद में एक बहुत व्यापक विविधता देखने को मिलती है। जिस प्रकार हमारे देश में विविधता है, हर कोने में एक अलग प्रकार की संस्कृति हमको दिखाई देने को मिलती है, तो उसी प्रकार इन क्षेत्रीय दलों से इनके प्रतिनिधि चुनकर
संसद में पहुंचता है और संसद में भी हमारे भारत के समान विविधता फिर दिखाई देती है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल को लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करते थे, करके मजबूत सरकार स्थापित करते थे। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर या फिर गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला। अभी भी पूर्ण बहुमत जरूर है बीजेपी का, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी गठबंधन कर ही रखा है, ठीक है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान हुई है। ठीक है, आगे चलिए। राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। भाई राजनीतिक दल तो हैं, अब इन राजनीतिक दलों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पहली चुनौती क्या है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। अब ये पार्टी क्या है, लोकतंत्र के लिए तो आवश्यक है, लेकिन इस पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। मान लो पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, पार्टी को अपने उम्मीदवारों को खड़ा करना है, तो इस प्रक्रिया में पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं होता। वहाँ किसी एक को व्यक्ति को शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो अपने हिसाब से वो चलाता रहता है उनको। तो किसी लोकतंत्र के लिए राजनीतिक पार्टी जरूरी है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों के अंदर खुद के जो समिति होती है, संगठन होता है, उसमें लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सारी शक्ति जो है कुछ एक नेताओं के हाथ में ही होती है फिर। ठीक है, दूसरी चुनौती है वंशवाद की चुनौती। अब ये कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस में वंशवाद है। क्यों? पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी ताकत में थी, हालांकि मनमोहन सिंह थे। अब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, उनमें से किसी एक को बनाना। तो इस पर ये आरोप लगता है कि इनके तो क्या है, वंशवाद है, ये किसी और को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। और इसका आरोप में कहते हैं सब प्रणब मुखर्जी इतने गुणी व्यक्ति थे, काबिल व्यक्ति थे कि उन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए था, पर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इनके वंशवाद चल रहा है। तो इस प्रकार कभी कभी पार्टीज में वंशवाद देखने को मिलता है। तीसरी चुनौती दलों में खासकर चुनाव के समय पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है। क्योंकि पार्टी की सारी चिंता चुनाव जीतने में होती है, अतः इसके लिए कोई भी जायज नाजायज तरीका अपनाने के वो परहेज नहीं करती। अब चूंकि चुनाव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना, तो इसके लिए क्या होता है, कई आपराधिक तत्व पार्टी में घुस जाते हैं। तो जब चुनाव के समय तो इनको देखते नहीं है, पर आपराधिक तत्वों का पार्टी में घुसना समाज और पार्टी दोनों के लिए खराब होता है। चौथी चुनौती है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का मतलब होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीति और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है और यह प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखाई देती है। मतलब जो पार्टीज हैं उनके विचारों में जो अंतर है वो लगभग खत्म सा हो गया है। सभी लोग लगभग एक ही विचारों के लिए चल रही हैं, तो लोगों के पास विकल्प की कमी हो गई है। अगर मान लो लोग इस विचार से खुश नहीं है, तो वो दूसरे विचार वाली पार्टी को वोट दें। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हो, दोनों पार्टी के विचार एक जैसे हो गए, तो इसके बाद क्या, विकल्प की कमी देखने को मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा ना, सारे नेता एक जैसे हैं, सारी पार्टी एक जैसी हैं, तो ये विचारों का ही वो है, इनके विचार ही भिन्न नहीं है, तो लोग कहते हैं सब सभी एक जैसे हैं, किसी को भी वोट दे लो। तो ये स्थिति पैदा हो गई है। आगे चलते हैं हम, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो दलों में जो अपने लोकतंत्र है, इसमें जो राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं राजनीतिक दल। तो इन दलों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, पहले देखना। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधि के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया। अब साहब होता क्या था, देखो कि चुनाव हुए, चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत मिला, यदि वो बहुमत बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे है, किनारे पे है, तो ये क्या करते थे लोग, विधायकों को खरीद लेते थे। मान लो जो पार्टी चुनाव हारी है वो क्या करेगी, जो पार्टी जीती है उससे विधायकों को खरीद लेती थी, और खरीदने के बाद वो क्या करती थी, अपनी सरकार बना लेती थी। और इसके बाद क्या है, वो जो जीतते थे लोग उनको मंत्री मंत्री का पद दे देती थी, पैसे दे देती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, दल बदल के लिए कानून बन गया है कि जो भी दल बदल करके व्यक्ति आएगा उसके लिए फिर स्पीकर जो है निर्णय लेगा, और उस व्यक्ति को किसी भी कीमत पर मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति फिर हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। तो इसमें दल बदल में कुछ कमी आई है। ठीक है, क्योंकि लोभ या लालच में व्यक्ति ने जिस विचारधारा को वोट दिया है उसकी तो अवहेलना हो जाती थी, और वो दूसरे के साथ मिल जाता था पैसों के चक्कर में, ऐसा होता था। आगे चलिए। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। अब इसमें देखो क्या है, इसमें ये निश्चित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा उसे अपनी आय संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, हर चीज़ का ब्यौरा देना पड़ेगा। इसलिए एक मतदाता जो है वो उम्मीदवार उम्मीदवार के बारे में
सब कुछ जान सके, एक शपथ पत्र वो भरता है चुनाव से पहले। इसके माध्यम से ये जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, जो व्यक्ति उनके सामने खड़ा होगा उम्मीदवार, उसके बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं कि भाई इसका कहीं आपराधिक मामला तो नहीं है, कितनी संपत्ति इसके पास है, इस तरह से। चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है कि सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी है। अब देखिए, ये जो राजनीतिक पार्टीज जो हैं, इनके पास पैसा होता है और ये रिटर्न नहीं भरते थे पहले। तो अब चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि साहब आप रिटर्न भरिए ताकि आपकी आय और व्यय का हिसाब रखा जा सके, ठीक है ना। हालांकि इनको चुनाव में जो है टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन फिर भी आपके जो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, इस सब चीज़ का हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इन पार्टीज को भी रिटर्न भरने के लिए बाध्यता यहाँ पर डाली गई है, ताकि एक पारदर्शिता भरा माहौल यहाँ पर रहे और जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हो कि जिन पार्टीज को हम वोट दे रहे हैं वो ईमानदार पार्टीज हैं। आगे चलिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें और अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबके बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल है तो वो राजनीतिक दल पहले अपने नियमों की एक संविधान बनाए और सारे कार्य उस संविधान के हिसाब से ही हों, सारे कार्य। उसके अलावा पार्टी में जो भी फैसले लेने हैं उस फैसले के लिए एक पंच या एक बोर्ड बनाया जाए, वो बोर्ड ही सारे फैसले ले और उस बोर्ड को भी लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाए। इस प्रकार पार्टी के भीतर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, ऐसी व्यवस्था करने की यहाँ पर बात की गई है। आगे चलिए। राजनीतिक दलों में क्या हो, महिलाओं को अनिवार्य रूप से न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाए। जैसे पंचायती राज में, स्थानीय स्वशासन में है ना, 1/3 महिलाओं का होना, ऐसे ही कुछ ना कुछ इनको जरूर न्यूनतम सीमा इनकी निर्धारित कर देनी चाहिए। और लास्ट देखना, चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में हो सकती है। फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नगद पैसा दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो फिजूल खर्ची हो रही है, इसको बंद करने का तरीका क्या है कि सरकार खुद पैसा दे और जितना सरकार पैसा दे वही बस व्यय किया जाए। इससे चुनाव में हो रही फिजूल खर्ची को बंद किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा जो ये पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल का चैप्टर है वो यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।